नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बीमारी कैंसर, जिसका नाम सुनते ही चाहे वो बीमार व्यक्ति हो या उसके परिजन हो, सभी के चेहरे पर निराशा छा जाती है और उन्हें ये लगता है कि अब तो जीवन बचा ही नहीं। कैंसर के ट्रीटमेंट की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है और काफ़ी सारी कैंसर को अच्छी तरह से, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं, जिनको आज हम एक एक करके दूर करने का प्रयास करेंगे। और इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल समैया। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अतुल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जो कॉमन भ्रांतियाँ हैं आम जन में। सबसे पहली भ्रांति ये आती है जैसे ही कैंसर डायग्नोज होता है तो लोगों को लगता है कि अब जीवन बचा नहीं है। तो क्या ये सच है कि कैंसर अगर हो गया तो आपके बचने के आसार नहीं हैं? देखिए, इसको लेके अभी भी मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ इसलिए भी हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है जैसा कि पहले माना जाता था। पहले लोग ये मानते थे कि कैंसर हो गया मतलब जीवन की समाप्ति है, किंतु यदि हम आज हमारे भारतवर्ष की भी बात करते हैं तो लगभग 40% कैंसर को हम पूरी तरह ठीक कर पा रहे हैं। यानी कि 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो कैंसर के इलाज के बाद कैंसर से ताजीवन मुक्त रहते हैं। तो और यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर 100 में से 65 से 70 मरीज कैंसर मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं कैंसर के इलाज के पश्चात। तो ये एक डेथ सेंटेंस नहीं है, ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है। और यदि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले लोग हार्ट अटैक, हृदय रोग से लेके बड़े डरते थे, और जब किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती थी तो लोग समझते थे अब जीवन पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पर आज हृदय रोग को लेके लोग बिल्कुल नॉर्मल बीमारी की तरह लेते हैं। पर यदि हम 10 वर्षों का अध्ययन, यदि हम 10 वर्षों तक हृदय रोग के मरीजों को फॉलोअप करते हैं या कैंसर मरीजों का फॉलोअप करते हैं तो हृदय रोग से कैंसर से ज़्यादा डेथ होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जब कैंसर को डायग्नोस करने की बात आती है तो उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। उनमें से एक प्रक्रिया होती है बायोप्सी। तो बायोप्सी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार बायोप्सी करा ली तो वो कैंसर को अंदर स्प्रेड होने का मौका मिल जाता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि कैंसर एक 100 तरह के रोगों का समूह है। कैंसर एक अकेली नाम दिया हुआ है, इसमें 100 तरह के रोग होते हैं जो शामिल होते हैं। तो बायोप्सी एक बाह्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये पहचानते हैं कि कैंसर 100 में से किस तरह का कैंसर है, क्योंकि सारे कैंसर का इलाज, 100 तरह के कैंसर का इलाज एक जैसा नहीं होता। हर कैंसर के लिए दवाइयाँ अलग होती हैं, सर्जरी का एक्सटेंट अलग होता है, रेडिएशन अलग होता है। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि ये कैंसर कौन से तरह का है, किस आर्गन से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि एक ही आर्गन के अंदर भी 10 तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये कैंसर कौन सा है। इसीलिए बायोप्सी या एफएनएसी की जाती है और उसी के बाद हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। कैंसर में एक बायोप्सी करने से, कैंसर से एफएनएसी या फ्लूइड निकालने से कभी भी कैंसर नहीं फैलता है। हाँ, यदि आप कैंसर के साथ छेड़खानी करते हैं गलत तरीके से, जैसे मैं अपने पेशेंट्स के साथ एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भूसे का या गेहूं का ढेर है, यदि आप उसमें से 4 दाने निकालेंगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे ही रहेगा। पर यदि आप यहाँ वहाँ हाथ मारेंगे, यानी बायोप्सी को यदि गलत तरीके से किया जाए, बायोप्सी में कई जगह पे कट कर दिया जाए ट्यूमर को, कई जगह से उसको छेड़ दिया जाए, तब उसमें स्प्रेड के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी के नॉर्मल लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कैंसर कहीं भी एक्सेस ले लेता है। उसकी वजह ये है प्रॉपरली की गई बायोप्सी, प्रॉपरली किया गया एफएनएसी, साइटोलॉजी, इनसे कैंसर स्प्रेड होने का कहीं कोई चांस नहीं होता है। और ये क्वैक के द्वारा फैलाई हुई मिथ ज़्यादा है बजाय डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि इसको समझने की आवश्यकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही एजुकेटेड हैं, पर केवल इसी भ्रम की स्थिति में कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा और फर्स्ट स्टेज से 4th स्टेज तक पहुँच जाते हैं। तो इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि बायोप्सी से किसी भी तरह के कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस नहीं होते हैं। यदि आप प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं, जो मतलब कैंसर केयर स्पेशलिस्ट हैं या जो भी सर्जन हैं, उनके पास जाते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से की हुई बायोप्सी से कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। जी।
तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है, लोगों में एक और भ्रांति है या एक चर्चा में हमेशा बात रहती है कि क्या कैंसर कंटेजियस होता है? क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये स्प्रेड हो सकता है? देखिए, कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यदि हम दो तरह की बीमारियां होती हैं, हम मेडिकल साइंस में बात करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका मतलब होता है कि नॉन कंटेजियस डिजीज़ है। एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी हम इसको मानते हैं। तो कंटेजियस कहीं से नहीं है। यदि आप कैंसर पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, कैंसर पेशेंट का जूठा खाना खाते हैं, उसके साथ बिस्तर में साथ में सोते हैं, उससे कभी भी कोई कैंसर स्प्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं है। जनरली जो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, किसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा। जैसे अभी कोरोना को लेके काफ़ी हलचल है, अभी भी हलचल बनी हुई है, कोरोना है। तो ये जो वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा बीमारियां होती हैं वो कंटेजियस होती हैं। चूँकि कैंसर में वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी नहीं होती है, इसलिए कहीं से भी कंटेजियस नहीं है या संक्रमक बीमारी नहीं है। जी, इसके बाद चलते हैं डॉक्टर साहब खान पान की तरफ। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप जो शुगर का इंटेक होता है, आप शक्कर लेते हैं या उसके कोई अल्टरनेट्स लेते हैं, स्वीटनर्स जो होते हैं, तो उससे कैंसर भड़कता है। एक आम भ्रांति है या सच्चाई है, ये पता नहीं हमें, लेकिन आप ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे इस बात पर। एक तो ये गूगल बाबा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा बहुत सारी जो जानकारी है गलत तरीके से फैलाई जाती है, क्योंकि जिन लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं होती है, कोई भी विचार है, आज मेरे मन में कोई विचार आता है और यदि मैं व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ और अपीलिंग लगता है किसी को, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, पर उसके फैक्ट्स क्या हैं उसको लेके कोई भी चिंतित नहीं होते और उनको चेक भी नहीं करता है। देखिए, हमारे बॉडी में जब भी आप बात करते हैं कि जब भी हम बॉडी की ग्रोथ के लिए शुगर बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप लोगों ने सुना होगा कि जिनका शुगर लो हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गए, तो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए शुगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें शुगर नहीं मिलेगी हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो जब भी हम शुगर लेंगे तो बॉडी की सेल्स में जाएगा, तो कैंसर सेल्स में भी जाएगा। तो अब ये मानना कि हम केवल शुगर ज़्यादा खाएंगे तो कैंसर तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो भी शुगर लेते हो एक बॉडी की सर्टेन मेटाबॉलिज्म होती है, उसके तहत वो मेटाबोलाइज होती है। तो ज़्यादा शक्कर खाने से, बल्कि होता क्या है, जो फैक्ट दूसरे तरीके से सही है, हम जब भी ज़्यादा मीठा खाते हैं या शुगर खाते हैं या रिच कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में एक्युमुलेट हो जाता है और फैटी लीवर बन जाता है, जो कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। हम ओबेज हो जाते हैं, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, वो कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा शुगर खाने से अल्टर हो जाती है, इससे सेल्स डैमेज होती हैं, वो कैंसर के लिए फैक्टर है। तो शुगर इटसेल्फ खाने और नहीं खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप यदि जो नॉर्मल जो शुगर यदि आप नियमित दिनचर्या में या नियमित खान पान में लेते हैं, उससे ना कैंसर की ग्रोथ होने वाली है ना कैंसर बढ़ने वाला है। हाँ, यदि अति सर्वत्र वर्तते, ये तो कहावत सबने सुनी ही होगी। तो जब तक हम अति नहीं करते हैं तो ना तो शुगर से कुछ होना है, ना प्रोटीन डाइट से कैंसर कम होना है, ना शुगर ज़्यादा खाने से कैंसर को बढ़ना है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद चर्चा करेंगे हम जो बॉडी में कैंसर की वजह से ट्यूमर बनता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर ट्यूमर सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ठीक हो जाना है। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब डिटेल में चाहूँगा। कैंसर जनरली दो तरह से होते हैं, एक होता है ब्लड कैंसर, एक होता है सॉलिड कैंसर। दो कैंसर को हम जनरली मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल में दो तरह से डिवाइड करते हैं, ब्लड कैंसर और सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स में कैंसर होता है उसको सॉलिड ट्यूमर्स कहा जाता है, चाहे वो ब्रेस्ट हो, कोलन हो, इसोफेगस हो, बोन हो, या आप बोल लीजिए ओरल कैविटी है, प्रोस्टेट है, यूट्रस है, ओवरी है। तो जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर कैंसर होता है वो सॉलिड कैंसर या सॉलिड ऑर्गन्स कहलाते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है, मतलब हमारे बोन मैरो से जो ओरिजिन हो रहा है, उनको हम ब्लड कैंसर या लिक्विड कैंसर्स कहते हैं। तो जो लिक्विड कैंसर्स होते हैं वो कीमोथेरेपी से इलाज किए जाते हैं। जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उसमें मेन रोल सर्जरी का रहता है। कुछ केसेज में रेडियोथेरेपी का रोल होता है और 95% से ज़्यादा सॉलिड ट्यूमर्स केवल कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते हैं। आप स्टेज 1 का कैंसर भी यदि सॉलिड ट्यूमर से या सॉलिड कैंसर है, वो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होगा। तो कीमोथेरेपी का जो मुख्य रोल होता है वो ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकीमिया, जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड भी चूँकि हमारे ब्लड
सिस्टम का पार्ट होता है, तो लिम्फोमा होता है। ब्लड कैंसर्स के बारे में कुछ लोगों सुने ही होते हैं। या एक माइलोमा होता है जो भी ब्लड से संबंधित बोन्स का कैंसर होता है। तो इन 3 कैंसर में कीमोथेरेपी प्राइमरीली इलाज की जाती है। बाकी जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स या सॉलिड ट्यूमर्स हैं उसमें मेनली सर्जरी की जाती है और कुछ केसेज में रेडियोथेरेपी के द्वारा उनको ठीक किया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम चलते हैं स्किन कैंसर के बारे में। स्किन कैंसर को लेकर के भी काफ़ी समाज में भ्रांतियां हैं और सबसे बड़ी भ्रांति जो चर्चा में रहती है या इंटरनेट पर आप जो जैसा बोल रहे थे कि गूगल बाबा के ज़रिए प्रसारित होती है, उसमें से कहा जाता है कि गोरे लोग जो होते हैं उनको स्किन कैंसर की समस्या या उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, स्किन कैंसर 3-4 तरह का होता है। उसमें जो आप जिस पर्टिकुलर कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो मेलेनोमा, जो हमारा पिगमेंटेशंस होता है, जो ब्लैकनिंग होती है, जितना डार्क आदमी जितना ब्लैक होगा या जितना डार्केस्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसमें मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं। तो जब मेलेनिन पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, तो जो लोग ब्राउन्स होता मतलब जो आपका यूरोपियन है और कॉकेशियंस हैं उनमें चूँकि मेलेनिन कम होता है इसलिए उनका कलर फेयर होता है और वीटिश होता है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे चूँकि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो स्किन कैंसर की वजह बनती हैं, तो ऐसे लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनको स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो मेलेनोमा नाम का कैंसर है स्किन का बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, या इसके इंसिडेंस हमारे यहाँ बहुत कम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो थोड़ा सा हॉट रहता है और दूसरा वहाँ पे फेयर स्किन लोग प्रेडोमिनेंटली रिसाइड करते हैं। तो स्किन कैंसर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलता है, पर इंडिया में, अफ्रीका में, इन सब में मेलेनोमा जो स्किन कैंसर है उसके इंसिडेंस बहुत कम मिलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कीमोथेरेपी को लेकर के ये कहा जाता है कि उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर से जैसे बाल वाल झड़ जाते हैं या आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है और बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। देखिए, कैंसर की जो इलाज के लिए 3 मुख्य तरह से विधाएं उपयोग होती हैं। सर्जरी, रेडियोथेरेपी जिसे हम आम भाषा में सिकाई कहते हैं, एक्सरेज के द्वारा की जाती है, और कीमोथेरेपी। और कुछ लोग यदि परिचित है तो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा कुछ कैंसर्स का इलाज किया जाता है। तो ये मुख्यतः 4 विधाएं हैं। तो कीमोथेरेपी एक तरह से इंजेक्शन, जैसे आप एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स हैं, तो कुछ कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स भी हैं जिनको एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं। तो ये कीमोथेरेपी एक तरह से स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, एक दवाइयाँ हैं जो जनरली इंजेक्शंस के रूप में दी जाती हैं, कभी कभी टैबलेट्स के फॉर्म में भी दी जाती हैं, दोनों तरह से होती हैं। और जो इनके साइड इफेक्ट, नेचुरली जब आप कैंसर सेल्स, क्योंकि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं और इनको हमें किल करना है, जो हम इनको किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो नेचुरल है जो हमारी रैपिडली डेवलपिंग सेल्स हैं, जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मुंह और इंटेस्टाइन की म्यूकोजा होती है, ये हमारे रैपिडली डेवलपिंग सेल्स होते हैं, इन पे भी उनका असर होता है। इसलिए लोगों को देखोगे आप कि जो हेयर्स कम हो जाते हैं कुछ समय के लिए, नेल्स काले हो जाते हैं और लोगों को मुंह में छाले होने लगते हैं, तो एक नॉजेटिंग सेंसेशन होता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट्स को होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से। पर कीमोथेरेपी सबको ये साइड इफ़ेक्ट्स हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सडन पे, और हर तरह के ड्रग्स, अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं कीमोथेरेपी में। कुछ में बाल जाते ही नहीं हैं, बाल एज इट इज बने रहते हैं, कुछ में मुंह के छाले नहीं होते, कुछ में ब्लड काउंट्स कम नहीं। तो कम से कम आज कीमोथेरेपी में आप 100 तरह की दवाइयाँ उपयोग में आती हैं, तो इन 100 दवाइयों के असर भी अलग अलग हैं, तो उनके प्रतिकारात्मक असर भी या उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी हमेशा पेनफुल होती है जी। ये कीमोथेरेपी जब दी जाती है उस समय तो जनरली कोई पेन नहीं होता, जब उसका इफेक्ट आता है, जब 3-4 दिन बाद उस दवा सेल्स पे वो काम करना शुरू करती है, उस समय कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप एंटीबायोटिक खाते हैं उसका भी होता है जी। तो चूँकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से, उनकी जो पोटेंशियल्स है या उनकी जो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल वो थोड़ी बाकी मेडिसिन की तुलना में ज़्यादा होती है, ये सच है जी। तो डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं महिलाओं को होने वाला जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें कि काफ़ी सारी महिलाएं ठीक भी हो जाती हैं और इसके मतलब बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं इसके ट्रीटमेंट के। लेकिन इसको लेकर के एक भ्रांति
कह लीजिए या एक चर्चा में जो बात हमेशा बनी रहती है ये है कि अगर आपके ब्रेस्ट में कोई किसी भी तरह का लंप है तो फॉर श्योर ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये कितना सच है? देखिए, ब्रेस्ट में होने वाले 80 से 85% जो लंप या गठान होती हैं वो कैंसर नहीं होते हैं जी। केवल 10 से 15% तक, 20% तक ही कैंसर होते हैं, वो भी एज डिफाइन होती है। यदि हम 25 साल से कम की महिला को देखते हैं, यदि उसमें ब्रेस्ट में लंप है तो 95% है कि वो कैंसर नहीं है। पर यदि हम 45 साल या 50 साल के बाद महिलाओं को किसी को लंप होता है ब्रेस्ट में, तो उसमें 50% चांसेज हैं कि वो कैंसर है। तो एज ग्रुप के ऊपर डिफाइंड होता है। जनरली जो प्रेमिनोपॉजल वुमेन होती हैं या जिनका 30 साल से कम है तो उसमें कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, पर 50 साल के ऊपर जिन लोगों को या 45 साल के बाद जो लंप होते हैं उसमें ज़्यादा होती हैं जी। इसमें कैंसर के अलावा सिस्ट भी बनती हैं। जनरली जो पेरीमेनोपॉजल होती है, जब जो माहवारी है महिलाओं की ख़त्म होने के आसपास होती है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ सिस्ट बन जाती हैं, वो भी एक गठान की तरह महसूस होते हैं जिससे उनको लगता है कैंसर है। तो केवल इतना मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ब्रेस्ट में कोई स्तन में कोई गठान महसूस होती है, कोई गांठ महसूस होती है, उस समय अपना चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि 5% यंग एज में भी कैंसर देखने को मिलता है। इसलिए एक फिजिशियन से, सर्जन से, कैंसर स्पेशलिस्ट से टेस्ट कराने की, दिखाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको इग्नोर नहीं करें। 80% है, 85% है ओवरऑल यदि हम महिलाओं को देखते हैं कि वो कैंसर नहीं निकलेगा, पर यदि निकलता है तो अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न भी या दूसरी भ्रांति भी हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई है। जस्ट इन केस प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर डिटेक्ट होता है तो कहा जाता है कि आपको मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। देखिए, कैंसर प्रेगनेंसी में कोई भी कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के समय कैंसर नहीं होता है, प्रेगनेंसी के जो कैंसर होता है उसका इलाज संभव नहीं है। ज़्यादातर केसेज में प्रेगनेंसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर का एसोसिएशन देखा जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि कुछ प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की स्प्रेड या उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी तेज़ी से होती है। तो प्रेगनेंसी के समय भी कैंसर का इलाज संभव है। हम पहले ये देखा जाता है प्रेगनेंसी का जो कितने वीक्स का गेस्टेशन है या कितने माह का गर्भ है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है, कैंसर किस ऑर्गन का है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। और चलते चलते डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, या आप एक भ्रांति भी कह सकते हैं कि लोग मानते हैं कि अगर एक बार आपका कैंसर ठीक हो भी गया तो उसके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वो वापस ज़रूर आता है। तो क्या सच है इसके पीछे? कुछ केसेज में निश्चित तौर पे कैंसर में वापस आने की संभावना हमेशा रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैंसर वापस नहीं आ सकता इलाज के बाद, पर ये सबको नहीं आता है। कुछ परसेंटेज होते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि हम स्टेज 1 कैंसर की बात करते हैं तो 100 में से 85% लोगों को कैंसर वापस नहीं आता, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। पर यदि हम स्टेज 3 पे जाते हैं तो स्टेज 3 पे ये चांसेस 50 से 60% लोगों को कैंसर वापसी का रिस्क होता है। तो ये स्टेज वाइज रहता है और हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का कैंसर अलग होता है। कई बार हम कंपेयर करते हैं कि उनका ये इलाज है, इनका ये इलाज है, उनको वापस आया, मुझे भी आएगा। ऐसा नहीं है। कैंसर कोई सेट रूल्स के साथ फॉलो नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति की हमारी इम्यूनिटी अलग होती है, हर व्यक्ति के अंदर कैंसर अलग होता है। तो ये मान के चलना कि कैंसर वापस आ जाएगा, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। चांसेज होते हैं और इसीलिए मरीज को हम रेगुलर फॉलोअप पर रखते हैं। 5 साल तक सबसे, यदि हम बात कैंसर के वापस आने की बात करते हैं तो 80% कैंसर जिनको वापस आना होता है शुरू के 2 वर्षों के अंदर वापस आते हैं। जनरली 2 वर्ष के बाद कैंसर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और 5 वर्ष के बाद तो 2 से 3%, 4% तक कैंसर वापस आने की संभावना रहती है। 95% लोग उस समय कैंसर से रोग मुक्त हो चुके होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत सरलता के साथ कैंसर से जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियों का उत्तर दिया। और हम आशा करते हैं कि दर्शकों के मन में जो जिज्ञासाएं थीं उनको आपने शांत किया होगा। इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रश्न बचते हैं कैंसर को लेकर के, तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से उन प्रश्नों के उत्तर लेने का पूरा प्रयास करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।